वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरीज कॉलिंग। आज की कहानी शरदिंदु बंदोपाध्याय के ब्योमकेश बख्शी सीरीज की अग्निबाण। ब्योमकेश बख्शी पहला इंडियन डिटेक्टिव मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर, शार्लक होम्स ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। अग्निबाण। अरे पुटीराम, दरवाजा खोलना, ब्योमकेश बोल उठा। दरवाजा खोलते ही देखा हाबुल, उलझे हुए बाल, सूखे होठ, जैसे कुछ अचानक दुर्घटना की वजह से चेहरे का रंग उतरा हुआ है। ब्योमकेश ने पूछा, क्या हुआ हाबुल? हाबुल जैसे बात करने के हालत में ही नहीं था। धीरे धीरे वो बोल उठा, ब्योमकेश दादा, मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही। 18-19 साल के हाबुल हमारे पड़ोसी है, इसलिए जान पहचान भी काफी था। लेकिन हाबुल की भी कोई बहन थी ये हमें नहीं पता था। बस इतना जानते थे कि मम्मी के मौत के बाद उसके पापा देव कुमार जी ने दूसरी शादी की थी। मैं अखबार नीचे करके हाबुल की तरफ देखा। ब्योमकेश ने हाबुल को धीरे धीरे कुर्सी में बिठाया। 5-10 मिनट बाद, थोड़ा बहुत ठीक होने के बाद, हाबुल ने पूरी बात खुल के बताया। पापा कुछ दिन हुए दिल्ली गए हुए। रेखा, माँ और मैं घर पे था। आज सुबह रोज की तरह मैं अपने घर में पढ़ाई कर रहा था। लगभग 8 बजे अचानक नीचे से किसी के चिल्लाने आवाज आया। मैं नीचे आके देखा, माँ रसोई के सामने खड़ी थी और वो पागलों की तरह बिरबिरा रही थी, और रेखा रसोई के अंदर चूल्हे के सामने मुंह झुका के बैठी थी। क्या हुआ पूछने से रेखा कोई जवाब नहीं दी। फिर रेखा को छूते ही मुझे पता लगा रेखा जिंदा नहीं है। ब्योमकेश थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, चलो हाबुल, तुम्हारे घर चलते हैं। वहां जाए बिना ठीक से पता नहीं चलेगा, और फिलहाल एक डॉक्टर की जरूरत है। तुम्हारे घर के पास डॉक्टर रुद्र रहते हैं ना? उनको एक बार खबर भिजवाओ। कुछ देर बाद हम हाबुल के घर पहुंचते हैं। दरवाजे के सामने आते ही अंदर से स्त्री कंठ की तीक्ष्ण आवाज सुनाई देती है। हमें समझने में देर नहीं लगा कि ये हाबुल और रेखा की सौतेली मां की आवाज है, जिसमें उद्वेग और आशंका पूर्ण रूप से होते हुए भी शोक विशेष कुछ है नहीं। अंदर घुसते ही दाहिने तरफ रसोई। हाबुल उंगली उठा के हमें उसी तरफ निर्देश करते हैं। रसोई के अंदर बिना आग के चूल्हे के सामने सर झुका के बैठी है रेखा, जैसे भगवान की पूजा में बैठी हो। ब्योमकेश रेखा के पास जाके ध्यान से देखने लगे। हथेली में कोयले के निशान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेखा खुद अपनी हाथों से चूल्हे में कोयला डाली थी। जांच पड़ताल के समय अचानक रेखा की दूसरी हाथ से आधी जली हुई माचिस की तिल्ली गिरी। ब्योमकेश तिल्ली उठा के अच्छे से देखने लगे। इतने में डॉक्टर रुद्र आते हैं। वो रेखा की जांच करके बताते हैं, लगभग 2 घंटा पहले मौत हो चुकी है। ब्योमकेश ने पूछा, मौत की असली कारण? वो ऑटोप्सी करने के बाद ही पता चलेगा, और मेरे फीस 100 रुपए है। घर भिजवा देना। अभी पुलिस में खबर देना जरूरी है।
मौत का कारण काफी संदेहजनक। इतना बता के डॉक्टर साहब चले गए। ब्योमकेश मेरे तरफ देख के कहने लगे, अजित, एक बार तुम पुटीराम को बोलना पुलिस स्टेशन फ़ोन करे। और हाँ हाबुल, तुम मुझे एक बार रेखा के कमरे ले चलो। कमरे में अच्छे से छानबीन करने में मिला सुई धागा, राइटिंग पैड, डायरी, एस्पिरिन और तकिए के नीचे से एक पीले रंग के कागज जिसमें लिखा हुआ है, बबलूदा, हमारी शादी का रिश्ता टूट गया। आपके पापा ने 10,000 रुपए के मांग किए थे। इतने पैसे का इंतजाम पापा नहीं कर पाएंगे। किसी और से मैं शादी भी नहीं कर पाऊंगी। शायद आपको ये बात पता है। मुझे थोड़ा सा जहर दे सकते हो? आप लोगों के दवाई खाने में कई तरह के जहर मिलते हैं, और अगर नहीं दे सकते हो तो मैं खुदकुशी कर लूंगी किसी भी तरह से, लेकिन करूंगी जरूर। बबलूदा डॉक्टर रुद्र के बेटे, जिनके साथ रेखा की शादी होने वाली थी। चिट्ठी पॉकेट में डाल के ब्योमकेश कहने लगे, तो रेखा ने खुदकुशी, लेकिन कैसे? उसके पास ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं जिसे पता लगे ये मौत खुदकुशी। शायद कुछ और ही वजह है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। फिर ब्योमकेश हाबुल की तरफ देख के कहने लगे, एक बार तुम्हारे माँ से बात करनी थी। हाबुल बिना कुछ पूछे ही ब्योमकेश को अपने माँ के कमरे में ले जाते हैं। उसकी माँ घूंघट ओढ़ के दरवाजे के पीछे से ही बात करने लगे। बात करने की ढंग से ब्योमकेश को साफ पता चल जाता है इनके मन में अपनी सौतेली बच्चों के लिए प्यार नहीं है थोड़ा सा भी, और बात करने की भी कोई तौर तरीके नहीं है। ब्योमकेश ने उनसे बस एक ही सवाल पूछा, क्या आप आज सुबह रेखा से मिले थे? इसके जवाब में वो जैसे हजारों बातें सुना दिया। आज काम वाली बाई नहीं आई थी। घर पे हजारों काम होते हैं, ये आप मर्द लोग क्या समझोगे? पूरे घर का काम अकेले संभालना मेरे बस की बात नहीं है, वरना मैं किसी और के बच्चे से अपना काम नहीं करवाती। इसलिए सुबह रेखा को चूल्हा जलाने के लिए कही थी। रसोई में माचिस मिल नहीं रहा था, इसलिए रेखा मेरे कमरे से माचिस ले गई। मुझे अंधेरे से डर लगता है। रात को मैं लैंप जला के सोती हूँ, इसलिए मेरे कमरे में माचिस रखा रहता है। रेखा भी ये बात जानती थी। फिर मैं घर का काम करके नहाने गई। जब तक नहा के नीचे आई तब तक ये सारा कांड हो चुका था। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। तभी नीचे से नौकर आवाज देते, थाने से दरगाह बाबू आए हैं साहब। हम तुरंत नीचे आ गए। दारोगा बीरन बाबू के साथ ब्योमकेश की जान पहचान पहले से ही था। बीरन बाबू कहते हैं, क्या बात है ब्योमकेश साहब, कुछ पता चला? वो आप ही देख लीजिए। कहते हुए ब्योमकेश उन्हें अंदर ले आते हैं। कुछ समय तक ब्योमकेश और बीरन बाबू बातचीत करके रेखा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और देव कुमार बाबू को एक टेलीग्राम करके ब्योमकेश और मैं दोनों घर लौटते हैं। घर लौट के हम दोनों यही बातचीत कर रहे थे, लेकिन रेखा की मौत के पीछे का राज कुछ समझ नहीं आ रहा था। रेखा एस्पिरिन लेती थी, शायद इस वजह से धीरे धीरे हार्ट कमज़ोर हो रहा था और आखिर में जाके हार्ट अटैक। लेकिन मन तो इस ओर संकेत नहीं दे रहा था। हम दोनों इस गहरे सोच में डूबे हुए थे, तभी सीढ़ियों से ऊपर आते हुए किसी की आवाज़ सुनाई दिया। कोई अनजान आदमी चुपचाप अंदर आया, चेहरे पे सूखापन और घबराहट। ब्योमकेश ने कुर्सी आगे बढ़ा दी, जैसे ब्योमकेश इन्हीं के इंतजार कर रहे थे। कुर्सी पे बैठ के वो इंसान अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम मनमथनाथ रुद्र है। ब्योमकेश जैसे तीक्ष्ण दृष्टि से उनको आपाद मस्तक
नाप लिया। फिर कहा, अच्छा तो आप ही हो रेखा के बबलूदा। सर, रेखा की मौत कैसे हुई? आपको क्या लगता है, रेखा ने सच्ची में खुदकुशी की है या फिर किसी ने उसे मार दिया है? अभी श्योर कह नहीं सकते हैं, ब्योमकेश ने जवाब दिया। मनमथ हो जैसे काफी देर से खुद को रोक रखा था, फिर अचानक बिल्कुल टूट पड़ा। रेखा और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। फिर जब शादी का रिश्ता तय हुआ तो पापा ने ऐसा शर्त रख दिया कि हमारा रिश्ता टूट गया। फिर भी मैंने तय किया कि पापा के खिलाफ जाके भी शादी उसी से करूंगा। इस बात पे पापा के साथ बहुत बार बहस भी हुआ है, पर मैंने बोल दिया रेखा के बिना मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगा। तभी मनमथ को टोकते हुए ब्योमकेश ने अचानक कहा, रेखा को मार के आपके पापा का काफी फायदा होने वाला था। मनमथ जैसे चौंक नहीं गया। मेरे पापा ऐसे नहीं कर सकते। पापा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। ये कह के वो उसी वक्त घर से निकल गए। अगले दिन शाम को 5 बजे देव कुमार बाबू हमारे घर आए। हमारे टेलीग्राम मिलते ही वो घर के लिए रवाना हो गए थे। ब्योमकेश की ओर देखते हुए उन्होंने पूछा, आप ब्योमकेश बाबू हो? हावुल के मुंह से आपके बारे में काफी सुना था। मुश्किल वक्त में आपकी सहायता के लिए आपको बहुत धन्यवाद। क्या हुआ था मेरे बच्ची के साथ, कुछ समझे आप? ब्योमकेश ने जो भी कुछ समझा था देव कुमार बाबू को समझाया। ब्योमकेश के बात सुनते सुनते उनके हाथ थरथरा के कांपने लगा। थोड़ी देर आंखें मूंद के बैठे रहे, फिर अचानक बोल उठे, वो डॉक्टर तो मेरे घर में आया था, चापलूस धोखेबाज इंसान। देव कुमार बाबू के चेहरा जैसे गुस्से से लाल हो रहा था। जाते वक्त देव कुमार बाबू हाथ जोड़ करके कहने लगे, ब्योमकेश बाबू, आप सज्जन आदमी हो, पर आपको अपॉइंट करना मेरे हैसियत से बाहर है। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि बिना पैसे में आप आपके समय बर्बाद करो, तो इसीलिए पुलिस जो कर सके करेंगे। ठीक है, नमस्कार। दारोगा बाबू शाम को पोस्टमार्टम के रिपोर्ट ले आए, लेकिन रिपोर्ट काफी हताशाजनक था। ना शरीर पे कोई जख्म का निशान था, ना ही पेट में जहर। हार्ट भी नॉर्मल था। ऐसी अद्भुत मौत जैसे पहले किसी ने ना ही देखा ना ही सुना। बीरन बाबू ब्योमकेश से पूछा, क्या आपको किसी पे शक है? ऐसे किसी पे शक तो नहीं, लेकिन कुछ तो गोलमाल है। और हाँ, देव कुमार बाबू ने मुझे काम से बर्खास्त किया। मुझे काम पे नियुक्त करना उनके हैसियत से बाहर है। देव कुमार जी अच्छा कमाते हैं, फिर भी नियुक्त करना कैसे उनकी हैसियत से बाहर हो सकती है? ये भी हो सकता है कि अपराधी को बचाने के लिए वो आपको आपका काम करने नहीं दे रहे। और मुझे डॉक्टर रुद्र का व्यवहार भी वैसे ठीक नहीं लगा, थोड़ा अजीब ही लगा। ब्योमकेश जी, आपको क्या लगता है इस मौत के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है? कारण तो बहुत सारे हो सकता है। अगर शुरुआत से देखा जाए तो यही अभी तक श्योर नहीं है कि ये खून है या खुदकुशी। एक तो कारण ये हो सकता है ये खुदकुशी है, और अगर खून पकड़ के आगे चले तो शुरुआत करते उनके घर वाले से। पहले उनके मम्मी, उनके खुद के संतान नहीं है, दूसरे के संतान
उनको अच्छा भी नहीं लग रहा है। एक तो मोटिव बनते हैं। अगर बाहर वाले से देखा जाए तो डॉक्टर साहब को काफी फायदा होने वाला है उनके मौत पे। दूसरे ये भी हो सकता है। अभी अचानक बीरेन बाबू का फोन बज उठा। हेलो। हाँ जी साहब, हमें अभी अभी फोन आया है कि रीजन पार्क में एक लड़के का लाश मिला है। हम निकल चुके हैं साहब, अब जल्दी जल्दी आ जाइए। अभी तक एक मौत का किनारा नहीं हुआ, ऊपर से दूसरा खून। क्या इन दोनों मौत के बीच में कोई कनेक्शन है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। ओनली ऑन स्टोरीज कॉलिंग। कहानी का दूसरा पार्ट अगले संडे रात 8:30 बजे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Don't forget to click on bell icon.